स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस किया था और उसकी जो भी हमें उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको हमने डिटेल में पढ़ा था। इनर्शिया की हमने बात की थी कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट की इनेबिलिटी जो है वो शो करती है, उसका अपोजिंग करता है, जो भी अप्लाइड फोर्स उस पर अप्लाइड होता है उस बॉडी पे, वो उसको क्या करता है, अपोज करता है बेसिकली। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टीज हमने इनर्शिया पढ़ा था, हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी। तो प्रॉपर्टीज का इन द सेंस उसके टाइप्स के बारे में हमने बताया था, किस किस टाइप्स का इनर्शिया होता है। आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, मोशन होता है, डायरेक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हमने क्या किया था, एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको क्या किया था, डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में ऑब्जेक्ट जो है वो बैकवर्ड होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन में ऑब्जेक्ट जो है वो फॉरवर्ड होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के केस में कि विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ये सब हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टूडेंट। आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझाया था। सेकेंड लेक्चर में, आज का जो लेक्चर है उसमें हम न्यूटन सेकेंड लॉ को हम डिस्कस करने वाले हैं। बट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक टर्म के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर मोमेंटम। अब आप सभी को इस चीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में रहता है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है जब भी मोशन में रहेगा तो उसमें मास और वेलोसिटी का भी क्या रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है। किसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, मास और वेलोसिटी। एक बात बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो उसका मास होता है और कुछ वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो इसी रिलेशन को, इसी ऑब्जर्वेशन को हमें क्या करना है, पढ़ना है, इसी को हमें समझना है। तो देखिए एक्चुअलिटी में क्या होता है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या चीज सीखा है कि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा है तो वो विदाउट मास के मूव नहीं कर सकता। आप जानते हैं एवरी बॉडी, जो भी कोई भी बॉडी है वो मासलेस नहीं हो सकता है। तो बॉडी में क्या होता है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, इसके अंदर क्या रहता है, मास रहता है, ठीक है ना, मास होता है इसमें। और अगर ये बॉडी मूव कर रही है, बेसिकली एक बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो इसमें कुछ वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी भी होगा ना भाई, डायरेक्शन में मूव कर रही है, किस वक्त मूव कर रही है। तो जो बॉडी है वो खुद ब खुद, वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है, वो मास और वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है ना। इसी मास और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो कहलाता है मोमेंटम। क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मोमेंटम बन जाता है। समझ में आया आपको? मैंने क्या बताया कि एक बॉडी है, उस बॉडी में क्या रहता है, मास रहता है, उसमें वेलोसिटी रहती है जब वो मूव कर रहा है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है। तो बेसिकली एक बॉडी जब मूव कर रही है तो उसमें मास भी होता है, वेलोसिटी भी होती है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं। तो बॉडी में क्या रहता है, मास रहता है, वेलोसिटी रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम कहते हैं। अब देखिए मोमेंटम क्या क्या कहते हैं कि मोमेंटम किस तरीके से काम करता है, वो मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूं। सपोज कीजिए, मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज कीजिए कि एक बॉडी है जिसका मास है ज्यादा। मास ज्यादा का मतलब क्या है, हमने एक ट्रक लिया है, सपोज कीजिए एक ट्रक लिया है हमने, और उस ट्रक का जो मास है दैट इज 10,000 kg। सपोज कीजिए आपने एक ट्रक लिया है और उस ट्रक का जो मास है दैट इज 10,000 kg है, एज्यूम किया है हमने, ठीक है ना, सपोज किया है। और उसका जो वेलोसिटी है, सपोज कीजिए वही ट्रक जो है वो बहुत कम वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। वेलोसिटी कितना है, सपोज कीजिए वेलोसिटी है ट्रक का दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है ट्रक का वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। इस तरीके से क्या है, वो ट्रक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
अब एक बात बताइए, एक ट्रक है जिसका मास तो है बहुत ज्यादा, वेलोसिटी है बहुत कम, तो क्या ये किसी पर्सन को आसानी से किल कर सकता है क्या, मार सकता है क्या? बिल्कुल मार सकता है। क्यों मार सकता है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, मास ज्यादा है। तो देखिए इन दोनों फैक्टर्स में से जो भी एक फैक्टर होता है वो मेन फैक्टर होता है। तो देखिए अगर मास ज्यादा रहेगा तो भी ये ट्रक क्या करेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, किसी भी बॉडी को किल कर सकता है, ये आसानी से इस काम को कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसका मास क्या है, ज्यादा है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड केस की, जिसमें कि हम मास जो ले रहे हैं वो बहुत कम ले रहे हैं। देखिए मैं आपको दोनों केस बता रहा हूं, मास का भी बता रहा हूं और वेलोसिटी का बता रहा हूं। मास हम क्या ले रहे हैं, बहुत कम ले रहे हैं। सपोज कीजिए हमने बुलेट लिया, क्या लिया हमने, बुलेट लिया, और बुलेट का जो मास है दैट इज 10 ग्राम। सपोज कीजिए एक बुलेट लिया हमने और उस बुलेट का मास कितना है, 10 ग्राम है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है। जो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा ली है हमने। कितनी, सपोज कीजिए हमने जो बुलेट की वेलोसिटी ली है दैट इज 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या फिर हम इसको ऐसा करते हैं 5000 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो क्या कर रही है, बुलेट मूव कर रही है, मतलब 5000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो बुलेट क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब मुझे एक बात बताइए, बुलेट का मास है बहुत कम लेकिन वेलोसिटी है बहुत ज्यादा, तो क्या वो किसी ऑब्जेक्ट को डैमेज कर सकता है क्या? बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है। आप सपोज कीजिए छोटा सा पत्थर लेते हैं और तो शीशे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इतना, क्योंकि पत्थर का जो मास है वो बहुत कम है। लेकिन अगर उसी पत्थर को आप बहुत तेज स्पीड से मारते हैं, बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मारते हैं, तो वो क्या कर देगा, उस शीशे को ब्रेक कर देगा। उसी तरीके से अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है तो भी मोमेंटम रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा है तो भी मोमेंटम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये दोनों केसेस में हमने क्या चीज सीखी है कि चाहे मास ज्यादा हो या वेलोसिटी ज्यादा हो, मोमेंटम हर वक्त रहता है जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मेन फैक्टर है हमारे, जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लीनियर मोमेंटम, उसमें मेन फैक्टर क्या है, मास एंड वेलोसिटी है। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम P से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, P से रिप्रेजेंट किया जाता है। P इज इक्वल टू mv, ये हमारा क्या हो गया, मोमेंटम का फॉर्मूला हो गया। P इज इक्वल टू mv, या फिर मैं कह सकता हूं द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज known as linear momentum। देखिए सिंपल सा डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम। अगर आप मास और वेलोसिटी का क्या करते हैं, प्रोडक्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, लीनियर मोमेंटम बन जाता है। लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। P इज इक्वल टू mv, मैं इधर लिख देता हूं, वेयर P is linear momentum, m is the mass of body, v is the velocity of body। देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा, P क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, m क्या है, मास है, v क्या है, मेरे पास वेलोसिटी है। अब बात करते हैं हम यूनिट की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मुझे फटाफट बताइए यूनिट क्या रहेगी लीनियर मोमेंटम की। मैंने आपको बताया हुआ है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका आंसर फटाफट आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो इसको मुझे बताइए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आपने सभी ने आंसर कमेंट बॉक्स पे डाल दिया होगा। तो देखिए यूनिट क्या निकलेगा मोमेंटम का, P इज इक्वल टू, मास का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, किलोग्राम होता है,
एंड वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बहुत सिंपल है ना, देखिए बहुत सिंपल है। किलोग्राम, देखिए मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में करते हैं। वेलोसिटी को किस में करते हैं, मीटर पर सेकंड में करते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, अब मुझे एक बात बताइए, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, इज मोमेंटम, देखिए ये आपके लिए क्वेश्चन है, इज मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने आपके लिए, इज मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी है? तो इसका जवाब आपको फटाफट देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, जिसमें कि क्या होगा, हम बहुत सारे जो भी बच्चे जो भी आंसर देंगे उन सभी का आंसर हम चेक करेंगे और फिर बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो मेरा क्वेश्चन है, इज मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको मोमेंटम समझा दिया है, पूरा बता दिया है। अब बात करते हैं इसके आंसर की। होपफुली आपने सारे जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स पे डाल दिए होंगे, मैं चेक कर लूंगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको, क्वेश्चन क्या है, मोमेंटम क्या स्केलर क्वांटिटी है क्या? स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड रहे। लेकिन एक बात बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। भाई मोमेंटम अकेला तो है नहीं है, मास के साथ क्या है, वेलोसिटी है। और वेलोसिटी किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो इसका मतलब मोमेंटम किस तरह की क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट मींस इज मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी, द आंसर इज नो। क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, बिकॉज जो मोमेंटम है वो किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया होगा, होपफुली मैं चेक कर लूंगा। अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, जो हमने लीनियर मोमेंटम पढ़ा है कि किस कंडीशन में लीनियर मोमेंटम जीरो रहेगा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ये ओलंपियाड जो भी पेपर होता है, एनटीएससी का पेपर होता है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, बेसिक चीज भी आपको बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो चीज मैं आपको से पूछ रहा हूँ कि किस कंडीशन में मोमेंटम जीरो रहने वाला है, तो मुझे बात बताइए। अब ये मैं एक और दूसरा क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, किस कंडीशन में, इन विच कंडीशन द लीनियर मोमेंटम इज जीरो। तो देखिए विच कंडीशन लीनियर मोमेंटम इज जीरो। विच कंडीशन लीनियर मोमेंटम इज जीरो। एक बात बताइए, ऑब्जेक्ट जो भी क्या कंडीशन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो फटाफट इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है आपको। और देखिए मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूं, क्या आंसर रहता है, विच कंडीशन लीनियर मोमेंटम इज जीरो, द आंसर इज एट रेस्ट। रेस्ट पोजीशन पे लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्योंकि देखिए मास तो जीरो होता नहीं है, मास किसी भी ऑब्जेक्ट का जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। वेलोसिटी क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो देखिए रेस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। भाई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा तो मोमेंटम कैसे होगा, उसमें मास तो रहेगा लेकिन वेलोसिटी नहीं होगा। दोनों का प्रोडक्ट ही तो हम बात कर रहे हैं, एडिशन की तो हम बात कर ही नहीं रहे, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर सपोज कीजिए वेलोसिटी जीरो हो जाता है तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। किस कंडीशन में होगा, एट रेस्ट की कंडीशन में। तो बेसिकली मोमेंटम किस कंडीशन में जीरो होता है, रेस्ट कंडीशन में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, ये आपको लीनियर मोमेंटम समझ में आया होगा। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये डाउट होगा कि सर ये लीनियर मोमेंटम हमने क्यों पढ़ा है, क्या रीजन है इस लीनियर मोमेंटम का। तो इसका रिलेशन अब हम बताने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ से। बिकॉज न्यूटन सेकंड लॉ जो है वो लीनियर मोमेंटम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर आपको लीनियर मोमेंटम ही नहीं समझ में आएगा तो आप न्यूटन सेकंड लॉ को नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, क्या बता रहा है वो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम
of a body is directly proportional to the external force applied on the body. That means क्या है, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied on the body and this change take place always in the direction of applied force. देखिए क्या होता है, जो rate of change of linear momentum होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के, और जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या रहने वाला है, जिस डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. तो देखिए इस स्टेटमेंट को मैं बता रहा हूं, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यही बोला है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम is directly proportional to the applied force. Basically क्या होता है, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force. That is Newton's second law of motion. इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं. तो स्टूडेंट ये आपका स्टेटमेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. ये आपका बेसिक फॉर्मूला है. अब हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले को डिराइव करने वाले हैं कि एक्चुअलिटी में लीनियर मोमेंटम तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन चेंज क्या होता है लीनियर मोमेंटम का, ठीक है ना, और अप्लाइड फोर्स किस तरह के इसके ऊपर काम करेगा. तो हम एक फॉर्मूला लेने वाले हैं मैथमेटिकल फॉर्मेशन से. मैं आपको इधर बता रहा हूं, इसका जो फॉर्मूला आने वाला है दैट इज F इज इक्वल टू ma. क्या फॉर्मूला आने वाला है, F इज इक्वल टू ma, और इसी फॉर्मूले को हम क्या करने वाले हैं, अभी डिराइव करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो स्टूडेंट्स हम क्या बता रहे थे आपको, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. उस जो हमने जो फॉर्मूला लिखा है उसको हम क्या करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम सपोज कर रहे हैं, suppose that m is equal to mass of body. जो जो पैरामीटर इसमें आने वाले हम उसको क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं. m क्या होता है, मास ऑफ बॉडी होता है. u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी. u क्या है स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी का. v इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी. v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है बॉडी का. e इज लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी. बॉडी का लीनियर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, p से रिप्रेजेंट हो रहा है. एंड t इज टाइम टेकन. तो ये पैरामीटर्स हमने ले लिए हैं. m क्या लिया है, मास ऑफ बॉडी लिया है. u क्या लिया है, इनिशियल वेलोसिटी लिया है. v क्या लिया है, फाइनल वेलोसिटी लिया है. p क्या लिया है, लीनियर मोमेंटम लिया है. और t क्या लिया है, हमने टाइम टेकन लिया है. तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, इनको सपोज कर लिया है. अब देखिए हम बात कर रहे हैं, देखिए सपोज कीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसका इनिशियल मोमेंटम होगा ना. तो देखिए इनिशियल मोमेंटम मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको इस तरीके से कर दिया हमने बॉक्स में. देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी. देखिए इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होगा, P इज इक्वल टू mu. यही होगा ना इनिशियल मोमेंटम. जो वेलोसिटी हम लेते थे वो हमें क्या लेना है, इनिशियल लेना, और इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी दैट इज P1 इज इक्वल टू mu. इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो हमने क्या ले लिया, u ले लिया. फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी. अब हम क्या ले रहे हैं, ये तो इनिशियल मोमेंटम हो गया. अब हम क्या ले रहे हैं, फाइनल मोमेंटम. P2 इक्वल टू mv आ जाएगा हमारे पास. देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, P1 इक्वल टू mu. फाइनल मोमेंटम क्या आ जाएगा, P2 इक्वल टू mv आ जाएगा. और यहां से हम निकालेंगे चेंज इन लीनियर
मोमेंटम। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आने वाला है, चेंज आने वाला है, जो क्या आएगा P2 माइनस P1, ये आ जाएगा ना। अगर देखिए एक बात बताइए, मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, P2 में से P1 ही माइनस करूंगा तभी चेंज आएगा ना। तो देखिए इधर मैं लिख रहा हूं, अब बताइए P2 कितना है मेरे पास, mv है, mv माइनस mu, ये आ जाएगा मेरे पास, चेंज आ जाएगा ना। चेंज क्या आ गया, mv माइनस mu, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, m कॉमन दैट इज v माइनस u लिख दिया मैंने, ठीक है। इस तरीके से चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m v माइनस u हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, ये तो मोमेंटम आया है, किसका आया है, चेंज इन मोमेंटम आया है, लेकिन ये मोमेंटम टाइम के अकॉर्डिंग भी तो रहेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो क्या आएगा, दैट इज चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यही तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, एम वी माइनस यू, और टाइम क्या हो गया, टी हो गया मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया सभी को, एम वी माइनस यू बाई टी, बट v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू एसरलेशन। मुझे एक बात बताइए, एसरलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी किसके बराबर होता है, एसरलेशन के बराबर होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एम ए के बराबर हो जाएगा ना भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, इसी को हम लिख सकते हैं एम वी माइनस यू बाई टी लिख सकते हैं, लेकिन v माइनस यू बाई टी किसके बराबर है, ए के बराबर, एसलेशन के बराबर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम ए आ जाएगा। अब हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, वो क्या था, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इनटू में अप्लाइड फोर्स। यही स्टेटमेंट पढ़ा था ना हमने स्टूडेंट, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या निकला है हमारे पास, ये निकला है, देखिए एम ए निकला है। तो मैं क्या पुट कर देता हूं, एम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, हो गया ना, सीधा सा है भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, एम ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, लिख सकता हूं ना आराम से, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, इसको लिख सकते हैं। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, इस पोर्शन को मैं रब कर रहा हूं, तो इधर देखिएगा, मैंने क्या बताया, f इज प्रोपोर्शनल टू एम ए, दैट मीन्स f इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल आता है, कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट हमने ले लिया k। देखिए k कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर जिस पॉइंट पे या फिर जिस जो भी हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, अगर उसका कांस्टेंट डिफाइन नहीं होता है तो हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, k को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस k का वैल्यू क्या होता है, इफ k is equal to 1 then f is equal to ma, और इस k की वैल्यू हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो फोर्स किसके बराबर हो जाता है, ma के। तो क्या यही हमें डिराइव करना था क्या, बिल्कुल यही हमें डिराइव करना था, और इसको हमने क्या कर दिया है, डिराइव कर दिया है। फोर्स इज इक्वल टू मास, फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। और मास और प्रोडक्ट होगा किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ, तो क्या बनेगा, फोर्स बनेगा। अब देखिए इस फोर्स की हम निकालते हैं यूनिट, तो देखिए यूनिट ऑफ फोर्स, देखिए फोर्स का यूनिट होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। और अगर हम फोर्स की यूनिट की कैलकुलेशन करें, दैट इज एफ इक्वल टू
मास का यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स, किलोग्राम होगा, एक्सेलरेशन का क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से हम यूनिट निकाल सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू केजी इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मीन मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हमने क्या किया, मैथमेटिकली प्रूव्ड किया है। यही हमें निकालना था, इसी को हमने निकाल के बताया। एक बार और बता देता हूं मैं आपको। इनिशियल मोमेंटम बॉडी क्या होगा, P1 इक्वल टू mv हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, P2 दैट इज mv हो जाएगा हमारे पास। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 और mv माइनस mv दैट इज mv माइनस u। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम, mv माइनस u बाई टी। v माइनस u बाई टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। हमने स्टेटमेंट क्या पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, दैट इज f इज प्रोपोर्शनल टू ma। और प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा, k की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 पुट करिए हमने, f क्या आ जाएगा, ma के बराबर आ जाएगा। तो देखिए अगर मास का अगर प्रोडक्ट होता है मास और एक्सेलरेशन का तो बनता है फोर्स, अगर प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का तो बनता है लीनियर मोमेंटम। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशंस को, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कि भैया जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसकी क्या क्या एप्लीकेशन है। तो पहली एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, दैट इज कैचिंग अ क्रिकेट बॉल, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। सेकंड हम बात करते हैं हाई जंप, एंड थर्ड बात करते हैं यूज ऑफ सीट बेल्ट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीन एप्लीकेशन को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सबसे पहला एप्लीकेशन है कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। तो कैचिंग अ क्रिकेट बॉल को किस तरीके से हम बता सकते हैं, तो देखिए सपोज करिए आप एक बॉल को क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं। बॉल का मास है और वो वेलोसिटी के साथ आपके पास आ रहा है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उस बॉल को कैच करना है। उस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप बॉल को कैच करते हैं तो आपके हाथ जो है वो पीछे की तरफ आते हैं। क्यों आते हैं पीछे की तरफ, जिससे कि उसका जो वेलोसिटी है उसको हम क्या करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। आपने कभी कैच ऐसे नहीं किया होगा, हमेशा कैच को इस तरीके से करते हैं जिससे कि उसका जो वेलोसिटी है, उसका जो मोमेंटम है वो क्या किया जाए, कम किया जाए, जीरो किया जाए। तो इस तरीके से क्या होता है, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल इज अ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड की हम बात करते हैं हाई जंप की हम बात करते हैं। तो देखिए हाई जंप में आपने देखा होगा कि जो कैंडिडेट है वो एक जो जंप करता है और जंप करने के बाद क्या करता है, नीचे उसका एक बेड होता है जिसमें गद्दे वगैरह होते हैं, जिसके ऊपर वो क्या करता है, एकदम से जंप करता है। ठीक है ना, इस तरीके से हाई जंप करता है। वो एक पैडल लगा रखा होता है, डंडा होता है, इसके ऊपर से कूदता है और नीचे क्या होता है, अपना मैट बिछा होता है जिसके ऊपर वो क्या करता है, जंप करता है। अब हाई जंप के केस में क्या होता है, एक बात बताइए, कोई भी चीज हाइट से जब गिरती है तो उस पर इफेक्ट करता है ना, क्योंकि उसका मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम को हमें क्या करना है, कम करना है। अगर वो मैटिंग नहीं बिछाते हैं, वो गद्दे नहीं बिछाते हैं, तो क्या जो ऑब्जेक्ट जंप कर रहा है उसकी बॉडी में डैमेज नहीं होगा क्या उसकी बोन्स क्रैक नहीं होंगी क्या, बिल्कुल होंगी। अगर सपोज कीजिए आप कहीं से कूदते हैं, कूदने पे क्या होता है, आपको चोट लगती है। क्यों चोट लगती है, क्योंकि आपका मोमेंटम ज्यादा होता है, इसलिए आपको चोट लगती है। तो वो मैट वगैरह जो बिछे होते हैं या फिर जो गद्दे लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, उस मोमेंटम को कम कर देते हैं, इसलिए उनका यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है यूज ऑफ सीट बेल्ट। तो आपने देखा होगा जब भी आप गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो आपको बार बार कहा जाता है यूज ऑफ सीट बेल्ट, सीट बेल्ट का यूज कीजिए। क्यों कीजिए, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त जैसे ही ब्रेक लगता है तो आपने देखा होगा आगे की तरफ हम जाते हैं,
क्यों जाते हैं? किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो आगे की तरफ जाएंगे, अगर हमने बेल्ट नहीं लगा रखा है तो हमारा जो ये सिर है, फोरहेड है, ये आगे का जो भी हमारा बेस होता है उस पर टकराएगा और क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? सीट बेल्ट का यूज करते हैं, जो कि मोमेंटम को क्या करता है? कम करता है। तो बेसिकली इन तीनों पॉइंट से हम क्या समझ सकते हैं? एप्लीकेशन को समझ सकते हैं किसकी? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। अब हम लास्ट टॉपिक जो बात करने वाले हैं, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। उसको हम क्या करेंगे? छोटा सा टॉपिक है, इसको और देख लेते हैं, जिससे कि आपका ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो टॉपिक है ये क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट हम क्या बता रहे हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को क्या कर रहे हैं? डिड्यूस कर रहे हैं। तो देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? F इज इक्वल टू ma होता है। हमें क्या करना है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए न्यूटन फर्स्ट लॉ की तरफ जाना है, यही काम करना है। देखिए F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं? v माइनस यू बाई टी लिख सकता हूं। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज v माइनस यू बाई टी। इस t को मैं क्या करता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं। F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, यही हो जाएगा ना। सेकेंड लॉ क्या है? F इक्वल टू एम ए है। एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू बाई टी होता है। इसी की वैल्यू हमने पुट कर दी है। इस t को हमने क्या कर दिया है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। दैट मीन्स F इंटू टी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड, सपोज कीजिए किसी भी तरह से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो देखिए फोर्स क्या हो जाएगा? मेरा जीरो हो जाएगा। भाई फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब F इंटू टी क्या हो गया? मेरा जीरो हो गया ना। अगर फोर्स जीरो हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? एम वी माइनस यू। इसको मैं क्या कर सकता हूं? थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं, एम वी माइनस एम यू, और इसको मैं इधर ले आता हूं, क्या बन जाएगा? एम यू इज इक्वल टू एम वी हो जाएगा। एम से एम कैंसिल, दैट इज यू इज इक्वल टू वी। और मुझे एक बात बताइए, u जो है वो v के बराबर कब रहेगा? u का मतलब क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब वो क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी। और ये पोजीशन कब रहेगा? जब ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। एक बात बताइए, मैं इसी पोजीशन पे खड़ा हुआ हूं, तो यही मेरी इनिशियल वेलोसिटी है, यही मेरी फाइनल वेलोसिटी है, तो मेरी पोजीशन क्या हुआ? रेस्ट हुआ। तो बेसिकली u इज इक्वल टू v किस पोजीशन पे होगा? रेस्ट पोजीशन पे होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिड्यूस कर सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। तो होपफुली स्टूडेंट आप आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए स्टूडेंट आए हैं, और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए? शेयर करने की कोशिश कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। थैंक यू।